हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ है वो चल रही है और हमारे इसमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सीमेंट चैप्टर हमने कर लिया है, लाइम चैप्टर हमने कर लिया है और हमने मोटार, जो प्रीवियस वीडियो आपके इसमें मोटार चैप्टर हमने कर दिया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उस चैप्टर में आपको कवर हो जाएंगे। अगर आप उस चैप्टर को देख के इसके एमसीक्यूज लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग स्टोन्स। तो अगर बिल्डिंग स्टोन्स की बात करें तो ये जो स्टोन्स है कहाँ से आते हैं। देखो, स्टोन की बात करें तो दिमाग में आता होगा रॉक्स। तो सबसे पहले हम रॉक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन वन बाय वन इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करूं और सारा का सारा, चाहे वो आज 1 घंटे की हो जाए या फिर 1.5 घंटे की हो जाए, ठीक है, इतना मैं ट्राई करूंगा आज। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन आती है रॉक्स की? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 टाइप्स के रॉक्स आते हैं, जैसे सबने सुना होगा। जैसे अपने पास फर्स्ट आता है इग्नियस रॉक, सेकंड आता है सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड आता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये तीनों रॉक्स हैं। अब ये रॉक्स क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इनकी एग्जांपल्स। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर जितनी एग्जांपल्स आती हैं पेपर में वो सब हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या होता है ना, हमारी जो अर्थ है उसके नीचे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर जहां बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई होने के कारण क्या होता है, एक जगह पे हमारे पास जैसे पड़ा होगा, नाम सुना होगा वर्ड आपने, मैग्मा, लावा, ये सब वर्ड यूज होंगे। तो क्या होता है, मोल्टन मैग्मा हमारे जो अर्थ क्रस्ट है हाई टेम्परेचर के कारण नीचे वहां पे इकट्ठा होते जाता है, फिर वो वहां से निकलता है, ऐसे जगह से निकलता है जो अर्थ का सबसे वीक पोर्शन होगा, वहां से ब्लस्ट होकर बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, कूल डाउन होगा। आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, कूलिंग डाउन हो जाएगा। जब वो कूल डाउन होने के बाद जो वहां पे जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उसके बाद जो रॉक्स बनता है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। तो डेफिनेशन भी यही कह रहा है, वो कह रहा है इनसाइड पोर्शन ऑफ अर्थ हैज हाई टेम्परेचर। मैंने बताया आपको टेम्परेचर हाई होता है, सो इट कॉज फ्यूजन एंड फॉर्म द पेस्ट्री और मोल्टन रॉकी मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा। देखो मैग्मा बनाता है ना, अब जो मैग्मा है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। कौन सी पोर्शन से? वीक पोर्शन से। अब बाहर निकलेगा किसके, क्या बनेगा? लावा। लावा बन के क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर थोड़ी देर बाद नहीं, आफ्टर कूलिंग इट, जब वो अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन इग्नियस रॉक की। अब इग्नियस रॉक की जगह वो एक नाम और ले सकता है, क्या ले सकता है, पेरेंट रॉक। क्या बोल सकता है, पेरेंट रॉक। तो इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक कहते हैं। अब इसकी पढ़ेंगे हम एग्जांपल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आप देखोगे तो पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल आती है अपने पास, तो मैं बोलते जाऊंगा, बसाल्ट, ग्रेनाइट, ट्रैप, डोलराइट, गैब्रोसेनाइट, पेग्मेटाइट, सर्पेंटाइन, एंडेसाइट, स्कोरिया, एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारी हैं, तो बट जो मैंने लिखाई है इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक है सर्पेंटाइन, जो क्या इजिली क्या होती है, नाइफ के साथ कट हो सकता है। ये रॉक क्या है, कट बाय नाइफ। ये चाकू के साथ इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये तो था अपने पास इग्नियस रॉक के बारे में और उसकी मैंने एग्जांपल्स बता दी। अब इग्नियस रॉक्स के आगे 3 टाइप है, इग्नियस रॉक आगे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहला है अपने पास एक्सट्रिंसिव इग्नियस रॉक, सेकंड है हाइपरवेसल इग्नियस रॉक, थर्ड है इंट्रिंसिव इग्नियस रॉक। एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक या फिर इसको वोल्केनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव या फिर वोल्केनिक, इंट्रिंसिव या फिर प्लूटोनिक, ठीक है। तो ये इनके नाम, कई बार वोल्केनिक बोल देगा तो भी यही है, अगर एक्सटेंसिव बोल देगा तो भी यही है। अब ये एक्सटेंसिव वोल्केनिक, वोल्केनिक का मतलब ये है कि वो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा ना तो लिख देना फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे बने, जो मतलब बाहर निकलने के बाद अर्थ सरफेस पे हमारे पास जो रॉक बनता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिव। एक्सट्रिंसिव का बाहर मतलब ही क्या होता है, बाहर निकलना, एक्सटर्नल, ठीक है। तो उसको कहते हैं हमारे पास क्या आता है, वोल्केनिक रॉक। अब इसकी एग्जांपल अपने पास बसाल्ट, एंडेसाइट, स्कोरिया, एपेलाटाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है हाइपरवेसल इग्नियस रॉक। अब ये वाला था फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस पे बन रहा है। अब हाइपरवेसल क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड एट शैलो वर्ड यूज कर रहा है, शैलो डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस से थोड़े से नीचे क्या बन रहा है, हमारे पास हाइपरवेसल इग्नियस रॉक बन रहा है। तो ड्यू टू पुलिंग ऑफ मैग्मा, तो इसकी एग्जांपल मैंने बता दी आपको, डोलराइट। एग्जांपल क्या आ जाएगी, डोलराइट आ जाएगी, ठीक है। थर्ड आता है अपने पास इंट्रिंसिव या प्लूटोनिक रॉक, मतलब अंदर बन रहा है, बहुत सुटेबल नीचे डेप्थ, कॉन्सिडरेबल डेप्थ तक। पुलिंग ऑफ मैग्मा एट सुटेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, मतलब बहुत ज्यादा नीचे सरफेस पे बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रिंसिव
रॉक या फिर प्लूटोनिक रॉक। इसकी एग्जांपल आती है अपने पास ग्रेनाइट, गैब्रो और सैनेटाइट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है? पहला ऑब्जेक्टिव जो इसमें से पूछेगा वो ये कहेगा, एग्जांपल दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। तो आपको ऑप्शन में दे देगा एक दो कुछ और कुछ नहीं देगा, इस तरह से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है वो इसकी टाइप्स में से, वो पूछता है विच ऑफ द रॉक आर फॉर्म्ड एट कंसिडरेबल डेप्थ या फिर शैलो डेप्थ। जब शैलो की बात करें तो याद रखना हैप्वेसल, जब कंसिडरेबल या फिर डीप डेप्थ की बात करें तो अपने पास क्या जाएगा इंट्रिंसिव। अगर हम बात करें अर्थ सरफेस की तो अपने पास आता है एक्सटेंसिव। ठीक है, तो बच्चा अगर मैं आपको ऐसे बोर्ड पे पहले लिखा के एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन एक थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे अगर आए कोई क्वेश्चंस वगैरह तो वो मैं आपको समझा दूंगा, साथ में साथ हम पढ़ेंगे इकट्ठे, बट अदरवाइज मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं इसीलिए मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, ताकि क्योंकि आपके नोट्स भी बन जाएं अच्छे से और आपको पूरा समझा भी दूं और टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो गाइज ये था अपने पास इग्नियस रॉक। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। देखो इग्नियस रॉक क्या है? हाई टेम्परेचर होगा, मैग्मा की फॉर्म में इकट्ठा होगा, लावा की तरह बाहर निकलेगा, कूल डाउन होगा, तो हमारे पास इग्नियस रॉक बन जाएगा। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या? वो रॉक जो फॉर्म्ड होते हैं डिपोजिशन से, मतलब ट्रांसमिट, जैसे एयर, विंड, जैसे पानी के बहाव से चले गए या हवा से चले एक जगह पे जाके इकट्ठे होते गए डिपोजिशन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, तो अब जो इकट्ठे होके क्या बनता जाएगा हमारे पास सेडिमेंट्स। सेडिमेंट का मतलब ये होता है एक जगह इकट्ठे होना, तो ठीक है, उसके कारण क्या बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अपने पास आता है सेडिमेंट्री रॉक। क्या आता है? सेडिमेंट्री रॉक। जैसे मैंने आपको बताया सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, डिपोजिशन। देखो प्री एग्जिस्टिंग रॉक में जब कोई नेचुरल एजेंसीज जैसे विंड, जैसे वाटर, जैसे रनिंग वाटर या फिर फ्रॉस्ट एक्शन, किसी एक्शन के कारण क्या होता है डिपोजिशन होती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में, तो डिपोजिशन होने के बाद वो जो रॉक्स कन्वर्ट होते हैं उस तरफ को कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। तो यही डेफिनेशन लिखिए, डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक बाय एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड रनिंग वाटर। इसके अगले ETC लगा लो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैं इंपॉर्टेंट करूंगा उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, कंकर, चाक, जिप्सम, डोलोमाइट, ग्रेवल, लेटराइट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया? सेडिमेंट्री रॉक आ गया। नेक्स्ट अपने पास आता है मेटामॉर्फिक रॉक। देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? देखो जो इग्नियस रॉक है या फिर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इग्नियस रॉक या फिर अपने पास सेडिमेंट्री रॉक, इनकी जब हाई टेम्परेचर पे इनको हीट किया जाता है, मेटामॉर्फाइज्ड किया जाता है, इस प्रोसेस को भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। जब इसको करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। यही कह रहा है चेंज इन कैरेक्टर ड्यू टू हाई हीट। हाई हीट बोले तो क्या? टेम्परेचर इन प्री एग्जिस्टिंग रॉक। कौन कौन से रॉक? या फिर इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। तो अब ये जो रॉक से प्री एग्जिस्टिंग रॉक, इनकी जब हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो एक रॉक कन्वर्ट हो क्या है हमारे पास, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देखो अब लाइमस्टोन को अगर मैं क्या करूंगा, हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा, इसका कौन से प्रोसेस से निकालूंगा? मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से निकालूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा। वैसे ग्रेनाइट को करूंगा तो क्या बन जाएगा? नीस बन जाएगा। वैसे सैंडस्टोन करूंगा तो क्या बन जाएगा? क्वार्टजाइट बन जाएगा। वैसे शेल को करूंगा तो क्या बनेगा? स्लेट बन जाएगा। लेटराइट को करूंगा तो क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सारे रॉक्स मैंने आपको बता दिए। देखो जो भी 3 रॉक्स थे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले इग्नियस क्या? मैग्मा, लावा बन के निकला, कूल डाउन हुआ, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। 3 टाइप, पहली एक्सटेंसिव अर्थ सरफेस पे, हैप्वेसल शैलो डेप्थ, इंट्रिंसिव कंसिडरेबल डेप्थ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया बसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट। ठीक है, एग्जांपल्स पढ़ लेना। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, किसके कारण? वेदरिंग एक्शन, डिपोजिशन के कारण, नेचुरल एजेंसी जैसे विंड, हवा के विंड हो गया, वाटर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, ग्रेवल, जिप्सम, चौक। ठीक है, उसके बाद आएगा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जैसे हमारे पास इग्नियस रॉक है या फिर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, इनको हाई टेम्परेचर पे जब हम हीट करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिज्म। और इस प्रोसेस के कारण रॉक्स क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे अपने पास मैंने बोर्ड पे लिखा लाइमस्टोन मार्बल, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट, वैसे ग्रेनाइट नीज। इस तरह से आपके पास सारी एग्जांपल्स आ गई। ये तो था अपने पास जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बताया आपको, नेक्स्ट अपने पास आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपने पास 3 टाइप के रॉक्स आते हैं। एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉइलेटेड। कौन से? स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और कौन से आते हैं?
फॉइलेटेड आते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाते हैं, 3 टाइप के रॉक। देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स मतलब जो लेयर्स की फॉर्म में होगा, किसमें, लेयर्स की फॉर्म में होगा। मैंने लिखा शो डिस्टिंक्ट लेयर, तो कौन से हो गए, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ऑल सेडिमेंट्री रॉक, जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, दिमाग में रखना। तो मतलब जो भी एग्जांपल होगी सेडिमेंट्री रॉक्स की, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, अपने पास क्या था, कंकर, जिप्सम, ये सब चौक, ये सब क्या होगा अपने पास, स्ट्रेटिफाइड रॉक होगा। उसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, नो लेयर्स, जहां पे हमारे पास कोई किसी भी तरह की लेयर्स नहीं होती। जो भी इग्नियस रॉक वो क्या होंगे, अनस्ट्रेटिफाइड, जैसे बसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, मतलब इस तरह के जो भी रॉक्स होंगे मेरे पास क्या हो जाएंगे, इग्नियस रॉक्स हो जाएंगे। और जो इग्नियस रॉक्स हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। फॉइलेटेड रॉक, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, फॉइलेशन प्रेजेंट हो, पेपर लाइक, मतलब पेपर लाइक प्लेन स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा फॉइलेशन की तरह, फॉइल की शेप में। तो मतलब क्या होगा हमारे पास, वो कौन से रॉक्स हैं, ऑल मेटामॉर्फिक रॉक, ऑल मेटामॉर्फिक रॉक और फॉइलेटेड रॉक, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्टेड केस है, क्वार्टजाइट, मार्बल, ये दो को छोड़ के, ये 2 रॉक्स को छोड़ के सारे के सारे मेटामॉर्फिक रॉक क्या हैं अपने पास, फॉइलेटेड रॉक्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट अपने पास आती है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आती है अपने पास सिलिकेशियस रॉक। तो जहां पे बात आ रही है सिलिका, यहां प्रेजेंट है सिलिका, SIL लिखा हुआ है सिलिका, तो मतलब इसमें सिलिका का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सिलिका कंटेंट इज मोर। तो इसकी जो एग्जांपल्स है, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, जीन्सनाइट, बसाल्ट, तो मतलब ये किसी एग्जांपल होंगी सिलिकेशियस रॉक। देखो जो रॉक चैप्टर है ना, इसमें बेसिकली याद रखना वर्ड कि मैं आपको जो बता रहा हूं एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा लाइमस्टोन किसमें है तो ये किसमें है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से रॉक की क्या एग्जांपल है जो ऑब्जेक्टिव में आपको कॉम्पिटिटिव में पूछी जाएगी। तो भी अगर बात करूं मेरे पास सिलिकेशियस रॉक की, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, नीज, डेनाइट एंड बसाल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास था कैल्शियस रॉक। कैल्शियस रॉक वो रॉक होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट हमारे पास क्या हो, ज्यादा हो। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे, ऐसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, मार्बल, कंकर, डोलोमाइट, तो मतलब ये सब एग्जांपल्स हैं किसकी अपने पास, कैल्शियस रॉक की। नेक्स्ट आता है अपने पास अर्गिलिशियस रॉक। इसकी क्या होगी, जहां पे हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट हो, अर्गिल, क्ले, एल्यूमिना, एल्यूमिना का कंटेंट हमारे पास क्या है, मैंने एरो ऊपर किया, मतलब क्या है, ज्यादा है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, शेल, स्लेट, लेटराइट, सीस्ट, ठीक है। तो ये सबकी सारी एग्जांपल आ गई। मुझे जल्दी से बता दो बच्चों, सीमेंट कौन से 2 रॉक से मिलकर बनता है, सीमेंट कौन से 2 रॉक से मिलकर बनता है। मैंने सीमेंट चैप्टर में पहला यही बताया था आपको, कैल्शियस प्लस अर्गिलिशियस रॉक से मिलकर क्या बनता है मेरे पास, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में ये रॉक्स यूज होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आपकी क्लासिफिकेशन होगी। हमारे पास पढ़ी हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसकी क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी। ये नहीं पूछा जाएगा सिलिकेशियस रॉक क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा कैल्शियस रॉक क्या होता है। आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एग्जांपल्स, इसकी सिर्फ एग्जांपल्स, और इग्नियस रॉक की जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई, जो 3 क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफिकेशन में, उनमें से आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने पास टेस्ट ऑफ रॉक्स। तो अभी हम रॉक्स का क्या पढ़ेंगे, टेस्ट, जो स्टोन है, स्टोन या रॉक्स का क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कि मैं अब जो रॉक्स, देखो बिल्डिंग स्टोन्स, मतलब ये स्टोन हम कहाँ यूज करने वाले हैं, बिल्डिंग में यूज करने वाले हैं। अब रॉक्स से तो हमने हमारे पास स्टोन बन गए, ठीक है। अब ये स्टोन्स हम कहाँ यूज करने वाले हैं, बिल्डिंग में यूज करने वाले हैं। तो अब यूज करो, ऐसे कर लेंगे क्या, इनकी भी टेस्टिंग होगी कि कौन से रॉक का कैसे कैसे हम टेस्ट करेंगे। सो गाइज अभी हमारे पास आता है टेस्ट ऑफ स्टोन्स। तो जब हम स्टोन्स की टेस्ट करेंगे तो सबसे पहला टेस्ट हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। देखो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने कंक्रीट में किया, जैसे हमने सीमेंट में किया। तो मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा। देखो क्रशिंग जो स्ट्रेंथ टेस्ट है इसमें हम क्या करेंगे, यूटीएम मशीन यूज करेंगे। स्टोन का सैंपल लर्न कर लो कि भाई कितने सैंपल एमएम का स्टोन यूज करें, 40 एमएम का क्यूब यूज करेंगे हम, 40 एमएम का क्यूब यूज करेंगे, वो स्टोन यूज करें जो 40 एमएम के क्यूब में शेप में होगा, ठीक है। उसके बाद उसको यूटीएम मशीन में रखेंगे, फिर ऊपर से लोड लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट का लोड लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो कितने लोड पे वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है।
जब वो ब्रेक करेगा वो लोड हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। वो लोड हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। उस लोड को इसके सरफेस एरिया से, जैसे क्यूब बोला तो ऊपर का टॉप एरिया होगा, उससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बेसिकली सीमेंट में भी हम यही करते थे, कंक्रीट में भी हम यही करते थे। तो मैं ऐसे क्या निकाल सकता हूँ, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में निकाल सकता हूँ। अब कितनी होनी चाहिए वाटर रेजिस्टेंस की, वो एक अलग से टेबल बताऊंगा आपको, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बताऊंगा क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन, उसका एक पूरा टेबल आपको बताऊंगा कि क्या क्या होना चाहिए। अभी सिर्फ टेस्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, एक स्टोन लिया, ठीक है, उसको पहले ओवन में रखा, कितना टेम्परेचर, 105 डिग्री से +- 5 डिग्री सेल्सियस, कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। उसके बाद उसका निकाला बाहर, उसको वेइंग मशीन पे रखा और उसका वेट मेजर किया। वेट आया मेरे पास W1, ठीक है। उसके बाद उसी स्टोन को मैंने किया, पानी के अंदर डाल दिया 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद निकाला, फिर उठाया, फिर वेइंग मशीन पे रखा और वेट आया W2। अब मुझे कोई पूछेगा परसेंटेज अब्जॉर्प्शन वाटर, कितना पानी इसने सोख लिया, कितना पानी इसने पी लिया, कितना पानी इसने अब्जॉर्व कर लिया, तो मैं करूंगा W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 इंटू 100। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। होता कितना गुड क्वालिटी का, मैंने बताया, पूरा एक टेबल बनाऊंगा, घबराना नहीं, सिर्फ ये सोचो कि टेस्ट क्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है एसिड टेस्ट। क्या आता है, एसिड टेस्ट। देखो एसिड टेस्ट जो है बेसिकली वो किस लिए किया जाता है, जियोलॉजिस्ट करते हैं मैक्सिमम ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन द स्टोन टू चेक द वेदरिंग रेजिस्टेंस। भाई स्टोन की वेदरिंग रेजिस्टेंस कितनी कैसी है, इसकी जो कोने हैं वो टूट रहे हैं, शेप कैसी है। अब बेसिकली इसमें करते क्या है, हम समझ लो, मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, उसमें मैंने HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक का लिया, उसमें डाल दिया, ठीक है। 5 से 10% मैंने हाइड्रोक्लोरिक उसमें मिला दिया, HCl लिख देता हूं। मैंने क्या किया, HCl मिला दिया, 5 to 10% इसमें क्या कहते हैं, HCl मिला दिया पानी में, और उसमें मैंने क्या किया, स्टोन को डाल दिया। डालने के बाद 7 दिन तक, 7 डेज के बाद मैंने उसको निकाला। निकालने के बाद चेक करना है, क्या क्या चेक करना है कि क्या उसके एजेस ठीक हैं, क्या वो ब्रोकन तो नहीं हो गए हैं, क्या उसकी शेप तो नहीं रिफॉर्म हो गई है, पाउडर शेप में तो नहीं बन गया हुआ, फॉर्म ऐसे हाथ लगा पाउडर की तरह तो नहीं पिघल रहा है, पाउडर की तरह तो नहीं लग रहा है। तो ये चीजें हमें चेक करनी है। ऐसा अगर हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला था उसके कारण क्या हो गया, बबल्स बन गए, उस फॉर्म में बबल्स बन गए और हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो गया उसके अंदर, जिससे कारण क्या होता है, जिससे कारण इसमें वेदरिंग एक्शन का होना शुरू होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मींस ये हमारा जो स्टोन है ये गुड क्वालिटी है और ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है किसको, वेदरिंग एक्शन को। ये भी 3 टेस्ट पड़े, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, थर्ड आ गया एसिड टेस्ट। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टेस्ट आएगा। सो नेक्स्ट टेस्ट है अपने पास टफनेस टेस्ट। देखो टफनेस टेस्ट की बात करें तो याद रखना इट इज सब्जेक्टेड टू इंपैक्ट टेस्ट, इंपैक्ट की बात की जा रही है। तो टफनेस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, हमने एक सिलेंडर शेप में स्पेसिमेन लेना है, स्टोन का स्पेसिमेन लेना है, 25 उसकी mm उसका डाया होगा और 25 mm उसकी क्या होगी, हाइट होगी। उसके बाद उस स्पेसिमेन को फिक्स कर देना मशीन के अंदर। फिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, वेट को ड्रॉप करना है। इंपैक्ट मतलब जो एकदम से ऐसे, ये जैसे मार्कर है, ये मेरा हाथ है, ये ड्रॉप करना है। क्या करना है, ड्रॉप करना है। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट टाइम कितना करना है, सपोज फर्स्ट टाइम मैंने यहां से ड्रॉप किया, ये इतने हाइट से, ठीक है, नहीं टूटा। फिर इतनी हाइट से किया, नहीं टूटा। फिर इतनी हाइट से किया, नहीं टूटा। फिर इतनी हाइट से किया तो ब्रेक हो गया। जिस हाइट से ब्रेक होगा वो मुझे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन आ जाएगा। तो यही कह रहा है वो, ए सिलेंडर ऑफ डाया 25 mm हाइट इज टेकन आउट फ्रॉम द सैंपल ऑफ स्टोन, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन द कास्ट एंड एनविल ऑफ मशीन, ठीक है, प्लेस कर दिया मशीन में। स्टील हैमर 2 kg का मुझे स्टील हैमर लेना है। फॉल एक्सियली इन द वर्टिकल डायरेक्शन स्पेसिमेन, जो मेरा स्पेसिमेन होगा उस पे वर्टिकली गिराना है। हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लो, वो ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि सपोज हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लो एक 1 सेंटीमीटर हो, सेकंड मैंने 2 सेंटीमीटर छोड़ा, थर्ड मैंने 3 सेंटीमीटर, सो ऑन मैं करता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जो पे ब्रेक हुआ उसको मैंने कर दिया nth, मतलब nth सेंटीमीटर पे वो क्या हो गया, n सेंटीमीटर पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जो सेंटीमीटर है वो जो मैं डाउनलोड बोल रहा हूँ उसको, जो मैं जब लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन, मतलब वो हाइट, वो सेंटीमीटर जिससे मेरा जो सैंपल है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो मेरे पास क्या जाएगा, टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन। तो ये मेरे पास क्या टेस्ट रहता है, टफनेस। बहुत इजी टेस्ट है, फिर से बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या किया, सैंपल लिया 25 mm डाया और 25 mm हाइट का सिलेंडर बना दिया, फिक्स किया। फिक्स करने के बाद क्या किया,
हैमर, स्टील हैमर गिराया 2 kg का, ऐसे गिराता गया, हाइट बढ़ाता गया और एक टाइम आया वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जिस हाइट पे ब्रेक हुआ वो नोट डाउन कर लिया। वो जो हाइट है वो क्या है, टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन। समझ गए। नेक्स्ट अपने पास आता है हार्डनेस टेस्ट। देखो हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिमिलरली सेम सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, सिलेंडर मेरे पास क्या रहेगा, 25 हाइट 25 mm डाया का सिलेंडर रहेगा। अब इस सिलेंडर का पहले मैंने क्या करना है, वेट करना है। अब जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो सैंपल डालने हैं उसका वेट करना है। वेट करने के बाद इसको डॉरी टेस्टिंग मशीन के अंदर रख देना है। डॉरी टेस्टिंग मशीन के अंदर मुझे सैंपल को रख देना है। वेट करने के बाद डॉरी टेस्टिंग मशीन सैंपल में मुझे रख दिया। उसके बाद इस सैंपल के ऊपर जो मेरा जो सिलेंडर है उसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, लोड लगाना है। लोड लगा के छोड़ देना है। सपोज अगर मैंने ये लोड लगाया, लोड लगा के छोड़ देना है। अब ये लोड कितना है, 1250 ग्राम। ठीक है, कितना, 1250 ग्राम का लोड मैंने क्या किया, ऐसे लगा के छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, एक एनुलर डिस्क होगी मेरे पास जो क्या करेगी, रेवोल्यूशन लेगी, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगी, रोटेट करेगी। मैं समझाता हूं डायग्राम के थ्रू आपको। ठीक है, रोटेट करेगी। अब जब वो रोटेट करेगी तो रोटेट, उसकी रोटेशन कितनी होगी, 28 आरपीएम उसकी जो रोटेशन स्पीड होगी। अब जो क्या होगा, रोटेट करेगी। रोटेट करते करते क्या होगा, जो कोर्स एग्रीगेट होगा, जो भी स्पेसिमेन लिया होगा वो क्या होगा, उस पर स्प्रिंकल होगा। किस पे, डिस्क के ऊपर स्प्रिंकल होगा। स्प्रिंकल होगा ऐसा ऐसा क्या होगा, स्प्रिंकल होगा। स्प्रिंकल होने के बाद मुझे वापस वो जो सैंपल है 1000, जब मेरी 1000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगी, वो सैंपल उठा के मुझे क्या करना है, वेट करना है उसका। अब जो पहले वेट किया था और जो रोटेशन के बाद वेट आएगा, उनका क्या, कितना वेट का लॉस हुआ। सपोज पहले W1 था, बाद में W2 था, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पर लॉस इन वेट आ जाएगा। अब जो लॉस इन वेट आया उसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में पुट करूंगा। मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 3। ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज ये मेरे पास इस तरह से ये है, ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक लोड लगा दिया। कितना, 1250 ग्राम का। इसके अंदर मेरे क्या है, सैंपल्स हैं। अब इसकी कितनी रेवोल्यूशन होगी, 28 आरपीएम पर मिनट में। कितनी रेवोल्यूशन होगी, 28 आरपीएम। टोटल कितनी करनी है, जब 1000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगी, जब 1000 रेवोल्यूशंस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, अपने सैंपल को उठा लूंगा और फिर से वेट मेजर करूंगा। जब वेट को मेजर करूंगा तो क्या होगा, लॉस इन वेट होगा ना। पहले जो वेट था वो अलग आएगा, जो बाद में था वो अलग आएगा। उसको माइनस करके कौन से फॉर्मूले पुट करूंगा, इस वाले फॉर्मूले पुट करूंगा। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं फिर से समझिए। वो कह रहा है सिलेंडर है सेम, 25 हाइट 25 डाया। ठीक है, इट इज वेट, मैंने बताया आपको, वे कर दिया इसका। देन प्लेस्ड ऑन ए डॉरी टेस्टिंग मशीन, रख दिया। इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 1250 ग्राम। प्रेशर ये वाला, इतना प्रेशर इस पे पड़ रहा है। एनुलर स्टील डिस्क मशीन इज देन रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 28 आरपीएम। जो एनुलर स्टील ये डिस्क है, ये करेगी, रोटेट करेगी कितने पे, 28 आरपीएम। 28 आरपीएम मतलब क्या, 28 रेवोल्यूशन पर मिनट। ड्यूरिंग द रोटेशन द कोर्स सैंड ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इज स्प्रिंकल्ड ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क। जो कोर्स सैंड होगी वो क्या होगी, ऐसे स्प्रिंकल होना शुरू हो जाएगी। किस पे, टॉप ऑफ द डिस्क पे। आफ्टर 1000 रेवोल्यूशन द स्पेसिमेन टेकन आउट। 1000 रेवोल्यूशन के बाद मैंने क्या किया, स्पेसिमेन को उठा लिया। उठाने के बाद उसका फिर से क्या किया, वेट किया। स्पेसिमेन टेकन आउट एंड वेट। अब मैंने इस फॉर्मूले पुट किया, कौन से फॉर्मूले में, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3 इन ग्राम। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। अब ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार वो पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ जाता है, वो बता देगा, लॉस इन वेट दे देगा आपको और बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकाल दो। ठीक है, या तो वो दोनों दे देगा, फिर माइनस करके आप निकाल सकते हो। तो ये तो अपने पास आ गया कौन सा टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। कौन सा आ गया अपने पास, हार्डनेस टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट अपने पास आएगा एट्रिशन टेस्ट और अपने पास बच गया स्मिथ टेस्ट। गाइस अपने पास नेक्स्ट टेस्ट आता है एट्रिशन टेस्ट। कौन सा आता है, एट्रिशन टेस्ट। अब ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, दिस टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वेयर एंड टेयर। जो वेयर एंड टेयर होता है, बेसिकली ये जो टेस्ट स्टोन्स का यूज होता है, ये ट्रैफिक, जब हमारी जो रोड डलती है, रोड पेमेंट डलती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट का होता है, जब तब उसमें जो स्टोन्स यूज होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये आप एग्रीगेट्स में भी पढ़ोगे, बट मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि हम स्टोन्स की बात करें, जितने भी टेस्ट होते हैं मैं आपको सारे करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, रेट ऑफ वेयर एंड
टेयर निकालता है। स्टोन का सैंपल कितना लेते हैं हम, 60 mm साइज में हम क्या करते हैं, स्टोन्स को ब्रोकन करते हैं। वो स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में हम किस में करते हैं, 60 mm के साइज में मैं उसको करूंगा। फिर उसके बाद सच पीसेस का कितना वेट करूंगा, 5 kg का उसका वेट करूंगा, 5 किलो तक का, मैक्सिमम 5 किलो का वेट लूंगा और उसको डाल दूंगा डेविल टेस्टिंग मशीन के अंदर। इस सिलेंडर के अंदर मैं इसको डाल दूंगा, जिसकी लेंथ मेरे पास 34 सेंटीमीटर है, डाया मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इंक्लाइंड है, थोड़ा सा 30 डिग्री पे क्या हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है। अब ये इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ये सैंपल जो मैंने बताया 60 mm के इसके अंदर मैं डाल दूंगा। डालने के बाद क्या करूंगा, इस सिलेंडर को क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। इस सिलेंडर को क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। कितने आरपीएम, कितने रोटेशन पर मिनट, 30 रोटेशन पर मिनट के लिए क्या की रोटेशन पे इसको रोटेट करूंगा। कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसके बाद आफ्टर दिस पीरियड, जब ये 5 घंटे हो जाएंगे तो मैं करूंगा इस रोटेशन को रोक दूंगा। रोटेशन को रोकने के बाद इस जो मेरे अंदर इसके अंदर क्या होगा, जो स्पेसिमेन होगा, जो मैंने यूज किया होगा सैंपल, उसको निकाल लूंगा। फिर उसको 1.5 mm की सीव के अंदर से पास करूंगा। 1.5 mm की सीव के अंदर जब मैं इसको पास करूंगा तो वो चीजें, वो जो ऊपर रिटेन्ड रह जाएगा, जो ऊपर रिटेन्ड रह जाएगा उसको मैं क्या करूंगा, वे कर दूंगा। उसको करूंगा, उसका वेट नोट डाउन कर लूंगा। अब जो ऊपर रह जाएगा उसका क्या करूंगा, वेट नोट डाउन कर लूंगा। फिर उस वेट को क्या करूंगा, उससे क्या करूंगा, परसेंटेज वेयर निकाल लूंगा। अब परसेंटेज वेयर का फॉर्मूला लॉस इन वेट, जो वेट पहले था उसके बाद जो रह गया उसका जो वेट क्या होगा, वो वही वेट होगा जो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो वो लॉस इन वेट डिवाइड बाय इनिशियली जो वेट होगा इनटू में करूंगा 100, तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट का नाम है एट्रिशन टेस्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या लिया, 60 mm का साइज में ब्रोकन कर लिए छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद क्या हुआ, मशीन में डाल दिया और क्या किया, रोटेट किया। कितने, 30 आरपीएम रोटेशन पीरियड पे। 30 आरपीएम का मतलब क्या है, 30 रोटेशन पर मिनट। मैं इसको रोटेट करता रहा कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। उसके बाद निकाल के इसको किसके अंदर से पास कराया, 1.5 mm की सीव के अंदर से पास कराया। ऊपर का जो वेट रह गया था रिटेन, वो मैंने ले लिया। फिर फॉर्मूला लगाया, लॉस इन वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है स्मिथ टेस्ट। अब जो स्मिथ टेस्ट है बहुत ही सिंपल टेस्ट है। बेसिकली ये टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है, जब मुझे निकालना है कि क्या मेरे स्टोन के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं, सॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है, तो ये निकालने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सपोज इसमें करते क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या लेना है, ग्लास ट्यूब लेनी है। ग्लास ट्यूब जो बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल उसमें क्या करना है, बिल्कुल साफ प्लेन वाटर डालना है, बिल्कुल प्योर वाटर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद कुछ चिप्स, मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन करके सैंपल्स को करना है, उसके अंदर डाल देना है और उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ देना है। कुछ घंटे के बाद छोड़ने के बाद उसको क्या करना है, स्टिर करना है, शेक करना है, अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे, अगर वो पानी गंदा हो गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कौन सा पानी लिया था, साफ पानी लिया था, अगर वो पानी क्या हो गया, गंदा हो गया, तो दैट मींस इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्युबल मैटर्स प्रेजेंट है। अगर नहीं गंदा हुआ, दैट मींस इसमें सॉल्युबल मैटर्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये मेरे पास कौन सा टेस्ट आता है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं हम, स्मिथ टेस्ट। तो गाइज ये आपके टेस्ट जो हैं सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हमने अभी जो 7 टेस्ट किए हैं, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टोन है, हमारा जो बिल्डिंग स्टोन है, वो अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कितने से ज्यादा परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, उसका एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो गाइज, नेक्स्ट अपने पास आता है क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। तो अगर हम गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। तो नंबर 1 आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ। देखो क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो क्रशिंग टेस्ट किया था हमने, मैंने आपको बताया था कैसे टेस्ट करते हैं। तो याद रखना उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 100 मेगा पास्कल या 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। नेक्स्ट है वाटर ऑब्जॉर्प्शन। वाटर ऑब्जॉर्प्शन 5% से कम होना चाहिए। बट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि किससे, अगर में ऐसे पूछ ले कि स्टोन इज रिजेक्टेड, मैं लिख देता हूं, स्टोन इज रिजेक्टेड if it observed more than 10%, अगर 10% से ज्यादा वाटर उसने ऑब्जर्व कर लिया तो वो स्टोन क्या हो जाए, रिजेक्टेड। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो वाटर ऑब्जर्वेशन इज लेस देन 5% होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7 होनी चाहिए। टफनेस इंडेक्स, याद करो टफनेस इंडेक्स क्या था, वो स्टोन गिरा रहे थे हम, कितना होना चाहिए, 19। कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू, 19 होनी चाहिए। हार्डनेस कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद करो, बहुत ही इजी था, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3।
तो कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 होना चाहिए। रेट ऑफ वेयर एंड टेयर, रेट ऑफ वेयर एंड टेयर कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3% होना चाहिए। तो ये अपना टेबल आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्टोन्स के बारे में लिखाऊंगा। नेक्स्ट अपने पास आता है मिनरल्स। देखो रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने इनको हार्डनेस की बेसिस में लिखा हुआ है। तो हार्डनेस किससे मेजर करते हैं, मोर स्केल से। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हार्डनेस किस में मेजर करते हैं, मोर स्केल में। और एक बात बता दूं, सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, डायमंड। हार्डेस्ट सबसे हार्डनेस किसकी होती है, डायमंड की होती है। तो ये कुछ सीक्वेंस में लिखा है, पहले था टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डसर, क्वार्ट्ज, टॉपर्स, कॉर्डम, डायमंड। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज, जब मेरी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की ऑब्जेक्टिव सीरीज आई थी पीछे आ चुकी है बीएमसी की। देखो जो बच्चे आपने सीमेंट चैप्टर अगर पढ़ लिया है, लाइम चैप्टर अगर पढ़ लिया है, मोटार पढ़ लिया है, तो आप पीछे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके आप बीएमसी की ऑब्जेक्टिव सीरीज में जाके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, जहां से आपको पता लगता है। अगर आपने मेरे वीडियोस के थ्रू नहीं लगाना है या कहीं गूगल पे सर्च करके जहां से भी लगाने हैं, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी लेवल आप किस जगह पे अभी स्टैंड करते हो, जो आपने पढ़ा है ठीक पढ़ा है या गलत पढ़ा है। ठीक है, तो हार्डनेस किससे मेजर करते हैं, अपने पास मोर स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट बनता है अपने क्वार्ट्ज, मिका और फेल्डस्पर से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, ग्रेनाइट। सो ग्रेनाइट होती है, उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, गुड अपीयरेंस होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। कहाँ यूज होता है, यूज इन अबटमेंट एंड किचन स्लैब्स। ठीक है, अगर बात करें फायर रेजिस्टिंग स्टोन, वो पूछता है क्वेश्चन में कि फायर रेजिस्टिंग स्टोन के लिए कौन सा स्टोन यूज है, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हम सॉफ्ट स्टोन यूज करते हैं। रबल मैसनरी होती है जो विदाउट ड्रेसिंग होती है, जो विदाउट ड्रेसिंग होती है, तो उसे कहते हैं हम हार्ड होती है बहुत ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे कि रॉक को कैसे कन्वर्ट किया गया, रॉक को कैसे हम स्टोन में लेके आते हैं, बिल्डिंग स्टोन्स में लेके आते हैं। अभी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका स्टोन चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें कि बिल्डिंग स्टोन आता कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपने पास होता है रॉक। सपोज ये एक रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, कोई भी रॉक है। सबसे पहले इसकी क्या की जाती है, क्वेरिंग की जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्वेरिंग क्या होता है, क्या आता है, क्वेरिंग क्या होता है, मतलब कटिंग फ्रॉम बेड रॉक। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग फ्रॉम बेड रॉक। अब ये कैसे किया जाता है क्वेरिंग, आपने देखा होगा ब्लास्टिंग की जाती है। अपने पास डायनामाइट यूज किया जाता है। क्या क्या यूज किया जाता है, डायनामाइट यूज किया जाता है, ब्लास्टिंग पाउडर यूज किया जाता है, ना ब्लास्टिंग पाउडर। गन कॉटन यूज किया जाता है। एक गन कॉटन भी क्या होता है, एक्सप्लोजिव है। क्या है, एक मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव है। गन कॉटन क्या, बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव है। इसके बाद क्या किया जाता है, क्वेरिंग के बाद हम क्या करते हैं, इसको शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करते हैं ना, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज में लाने की। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, अगर आपने साइड पे थोड़ा सा भी काम किया हुआ है, तो आपने देखा होगा वो किससे करते हैं, चीजल एंड हैमर से। उसको क्या कहते हैं, शेप में लाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट शेप में, ताकि हम उसको एज ए बिल्डिंग स्टोन यूज करें। उसके बाद ड्रेसिंग के बाद अपने पास क्या होता है, अपने पास प्रॉपर साइज का बिल्डिंग स्टोन आ जाता है। प्रॉपर साइज का बिल्डिंग स्टोन हमें मिल जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब अगर कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव यहां से एक बन जाता है डायनामाइट के ऊपर, कि भाई डायनामाइट किससे मिलके बनता है। ठीक है, वो पूछ लेता है। तो डायनामाइट की अगर बात करें, तो डायनामाइट यहां नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखना नाइट्रोग्लिसरीन कितना परसेंट होता है, 75%। इसी के अंदर क्या होती है, फाइन सैंड साथ में प्लस रहता हूं, फाइन सैंड कितना होता है, 25%। ठीक है, उसके बाद हमें और पूछ सकता है वो कि अपने पास गन पाउडर। अगर मैं गन पाउडर की बात करूं, तो गन पाउडर क्या होता है, मैंने बताया आपको, मोस्ट एक्सप्लोजिव। गन पाउडर क्या होता है, मोस्ट एक्सप्लोजिव, सॉरी गन पाउडर नहीं, गन पाउडर क्या होता है अपने पास, मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव, पावरफुल एक्सप्लोजिव। ठीक है, गन पाउडर अपने पास क्या होता है, मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव। ये किससे मिलकर बनता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। किससे, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब एक और मैंने बताया आपको ब्लास्टिंग पाउडर, ये पूछ सकता है।
देखो ब्लास्टिंग पाउडर उसने पूछ सकता नहीं, पूछ चुका है। किससे बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसमें कितना परसेंट? 75% इसमें क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। 10% इसमें क्या होता है? सल्फर होता है 10%। और अपने पास क्या होता है? चारकोल पाउडर। इसमें चारकोल पाउडर भी होता है। चारकोल पाउडर कितना होता है मेरे पास? 15%। ठीक है, चारकोल पाउडर कितना होता है? 15%। तो ये कुछ मैंने आपको टर्म्स थी जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो आप पूछे जा सकते हैं आपको, ये मैंने करवा दिए। तो गाइस इसके साथ आपका जो स्टोन चैप्टर है, रॉक चैप्टर, बिल्डिंग स्टोन चैप्टर जो भी है आपका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको एनालाइज करना है अपने आप को, आप मेरी वीडियोस पीछे प्रीवियस जाके प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्टिव्स वाली वीडियोस लगा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं लगानी है, आप किसी भी बुक से लगाइए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है या आपके ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं, आपकी तैयारी हो रही है, क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। देखो लाइक बहुत ही कम आते हैं, जितने वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज लाइक भी कीजिए। लाइक करने में क्या ही होता है, सिर्फ बटन ही दबाना है आपको एक अपने फोन से। और अगर आप इसको जल्द से जल्द शेयर करोगे तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और हमारी जो ऐप है माइंडजिला ऐप, वो भी प्ले स्टोर पे है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।